वॉइस ओवर्स में दो चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब है, एनिमेशन एंड ऑडियो बुक्स। क्योंकि एनिमेशन तो मेरे पिताजी मुझे खुद ही बोलते थे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड कि मैं बोलती थी ना मुझे टीवी देखना है, हम्म। बोलते थे बेटा क्या देखना है, कार्टून देखना है, तो कहते थे अच्छा। शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाओ। हेलो दोस्तों, क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शिनचान नोहारा। मुझे लड़कियों से दोस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन ये बात मेरी मॉम को नहीं पता। प्लीज उनको मत बताना। वो देखो आ रही है बच्चा चुराने वाली घुसट पुड़िया। हम तो बोलते थे कि हम बेचने के लिए बैठे हैं अपनी आवाज से, जो बिकवाना है बिकवा लो, तो रूपा की बनियान ले लो से लेके OLX पे बेच दो। बैक टू योर सिंगिंग जर्नी, उसमें आपने चकदे में भी बहुत अच्छा वो कोई यहाँ नचे नचे शहर दी कुड़िया ते गली दे गुंडे हाँ, हाँ। on 9XM, that was the reality show, singing and dancing reality show। कोई यहाँ आह नाचे नाचे, कोई वहाँ आह नाचे नाचे, सारे ज़ही आह नाचे नाचे, सारे जहां आह नाचे नाचे, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरे यार, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार। आई कीप गेटिंग मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम कि आप प्लीज़ ये रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए ना, वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए ना, बिकॉज आई फील कि वो बहुत सारे बच्चों के लिए उस सॉन्ग के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और अभी भी जो बहुत सारे 20-21 साल के भी जो बच्चे हैं वो भी उनका भी बहुत इमोशनल कनेक्ट है उस हाँ। सॉन्ग के साथ। वो जनरेशन वही सब देखकर बड़ी हुई है, तो सॉन्ग सुनाइए ना। हाँ, so this was सबसे पहले है प्यार, हम और तुम दोनों तो एक है। उसके बाद आए आशाएं, तुम तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। आपका काम वैसे बहुत लोगों को पसंद आया, काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिले, उस जर्नी के बारे में बताइए। कुछ अवार्ड्स किस काम के लिए, को क्या अवार्ड था वो सब पे? मुझे अभी एक मिला था अवार्ड, अहिल्या बाई होलकर अवार्ड। मैंने अपनी फील्ड में जो काम किया वो मैंने अपने लिए किया है और अपनी खुशी के लिए किया है। क्या ये अवार्ड डिजर्व करता है? थैंक यू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरी काम से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है कहीं भी। पर जब ये अवार्ड मिला तो आई वाज, मतलब मुझे 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 मैं और हम्बल हो गई इस अवार्ड के बाद कि इतनी बड़ी चीज़ है जब आपके साथ लग जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं, मुझे फील होता है कहीं ना कहीं आप हम्बल हो जाते हो कि आपको लगता है यार ठीक है, आई एम जस्ट थैंकफुल, जस्ट ग्रेटफुल। हुनर होता तो सब में है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। और हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए यही कोशिश है कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने हुनर को प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी अब तक छिपी हुई है, तो उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, बहुत टैलेंटेड सिंगर भी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। तो आइए वेलकम करते हैं स्वस्ति का। बहुत बहुत स्वागत है स्वस्ति आपका। थैंक यू। अच्छा स्वस्ति, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप इतनी टैलेंटेड सिंगर हैं, इतने सारे लाइव शोज किए हैं आपने, तो वॉइसिंग में कैसे आना हुआ आपका? वॉइसिंग का टू बी ऑनेस्ट देयर वाज अ टाइम जब मुझे आइडिया भी नहीं था कि वॉइसिंग होती क्या है, क्योंकि मैं बॉम्बे में काम कर रही थी। मेरे लिए वॉइस ओवर्स था कि जो लोग एक्टिंग करते हैं, मूवीज बनाते हैं, फिर उसके बाद वो एक्टर्स जाके स्टूडियो में अगर कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो या कुछ हो, नहीं ठीक से वॉइस रिकॉर्ड हुए तो वहाँ पे रीडब कर लेते हैं, डबिंग। मेरे लिए वॉइस ओवर्स उतना ही था। सिंगिंग तो चल ही रही थी, रियाज भी चल रहा था, शोज भी चल रहे थे, बट इट वॉज व्हेन आई केम टू दिल्ली। तब बॉम्बे से जब दिल्ली आई तब मेरी वॉइसिंग की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मैं एक जगह थिएटर सिखाती थी और वहीं पर एक थे जो कि अपनी एक बच्चों की किताब के ऊपर काम करना चाह रहे थे और उन्होंने बोला कि मैं किसी आर्टिस्ट को ढूंढ रहा हूँ जो कि बच्चों की किताब है, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, हाथी, शेर, घोड़ा, ऐसे ऐसे एनिमल्स की कॉन्वर्सेशन है, तो तुम थोड़ी ड्रामेटिक तो हुई
तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लो रिकॉर्ड करके, सी हाउ इट्स गोइंग, क्योंकि चेहरा तो आना नहीं है, तो बुक से ही पढ़ पढ़ के तुम्हें एक स्टोरी की तरह जैसे बच्चों को सुनाते हैं वैसे सुनाना है और वॉइस के साथ एक्टिंग करनी है। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट मी गिव दिस अ ट्राई। उनके स्टूडियो में, वहाँ पे उनके स्टूडियो में गई, रिकॉर्डिंग हुई तो बहुत मज़ा आया। अरे ये तो सही है, मतलब यहाँ पर तो इतनी सही चीज़ें होती हैं, पढ़ने को भी मिल रहा है, कहानियाँ भी पढ़ने को मिल रही हैं, आप अपनी वॉइस के साथ खेल भी रहे हो, एंड और पैसे भी मिल रहे और पैसे भी मिल रहे हैं, we're also getting paid for it. I mean, who wouldn't want this job? Somebody who's interested in voice and music और इस तरह की एक्टिंग वाली फील्ड में, तो सबको लगता है कि हाँ ये तो बहुत सही चीज़ है। तो अब वो जो था, जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो किसी के थ्रू होते होते, अब इतना क्लियरली अब याद नहीं है बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग, तो वो लोग शिनचान के ऊपर काम कर रहे थे, एंड जो पहले शिनचान करती थी उनका एक ट्रांजिशन फेज चल रहा था, वो शी वांटेड टू ट्रैवल एंड शी हैड सम अदर वर्क, शी वांटेड टू गो टू बॉम्बे, तो वो छोड़ना चाह रही थी कि ना आई हैव टू डू समथिंग एल्स। सो दे टुक स्टूडियो में मुझे लेके गए, वहाँ पर देव सर थे, जो एक काफ़ी सीनियर डबिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला कि चलो रिकॉर्ड करो, तो मैंने कहा रिकॉर्ड करना क्या है, तो उन्होंने मुझे शिनचान दिखा दिया। इनका ये करना है कि इसके साथ, मुझे तभी लगा कि ये कैरेक्टर तो ऑलरेडी कोई कर रहा है, हाँ। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो क्योंकि पता नहीं था, नो आइडिया, नो नॉलेज, तो मुझे लगा शायद उसके साथ कोई कैरेक्टर होगा वो करना। उन्होंने बोला नहीं नहीं यही है, ये मतलब ये तो कभी ट्राई नहीं किया। तो उन्होंने बोला हमें जो सैंपल मिले थे उससे हमें लगा कि तुम मॉड्यूलेट कर पाओगे, सो अच्छा, गिव इट अ ट्राई। एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 10 बार सुन लो, जब लगे कि कॉन्फिडेंट हो कि अब कर सकते हो, तो छोटा सा ही कुछ बोल के रिकॉर्ड करना है, ट्राई। तो आपके डबिंग की जर्नी ही शिनचान से डायरेक्टली शुरू हुई? यस, फिर उस जर्नी के बाद और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आए और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स किए एनिमेशन में, खासकर आई लव एनिमेशन। मतलब वॉइस ओवर्स में 2 चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब है, एनिमेशन एंड ऑडियो बुक्स, क्योंकि एनिमेशन तो मेरे पिताजी मुझे खुद ही बोलते थे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड कि मैं बोलती थी ना मुझे टीवी देखना है, बोलते थे बेटा क्या देखना है, कार्टून देखना है, तो कार्टून के शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाओ। तो शुरू से ही एक अंदर कार्टून कैरेक्टर कोई ना कोई घुसा हुआ था, तो जिसको एनिमेशन में वॉइस ओवर्स करके बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। वाह। एंड आज भी जब एनिमे या एनिमेशन मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। एंड ऑडियो बुक्स, बिकॉज आई लव रीडिंग, मतलब किताबी कीड़ा पूरी तरह से, किताबें पकड़ा दो, बैठ के पढ़ने को बोल दो कि 2 घंटे 4 घंटे हिलना नहीं है, पढ़ते रहो, आई विल बी हैप्पी डूइंग इट। अच्छा, मतलब नॉलेज भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो कुछ भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, नई बुक भी पढ़ने को मिल रही पढ़ने है, को फ्रेश मिल रही है। सबसे पहले। यस, सबसे पहले किसी ने नहीं पढ़ी है वो अब तक, एंड यू आर द वन एज एन आर्टिस्ट जिसको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी लिखी जा रही है। हाँ, तो हम आगे इस जर्नी में चलेंगे, लेकिन जरा आपने जो शिनचैन का जो ऑडिशन किया था, जरा हमें वो आवाज सुना दीजिए। ऑडिशन का मुझे एग्जैक्टली नहीं नहीं, कोई भी शिनचैन का कोई भी डायलॉग। शिनचैन शिमला का मिर्च, तो आपको शिमला मिर्च पसंद है? नहीं, शिमला मिर्च से ज्यादा अच्छा ना मुझे उसका एक जो इंट्रोडक्शन है ना, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, तो वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज उसमें उसका विट नजर आता है, ही इज अ वेरी विटी चाइल्ड, सो ही टॉक्स लाइक दिस। हेलो दोस्तों, क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शिनचान नोहारा। मुझे लड़कियों से दोस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन ये बात मेरी मॉम को नहीं पता। प्लीज उनको मत बताना। वो देखो आ रही है बच्चा चुराने वाली घूसट पुड़िया। बहुत बढ़िया। ऐसे आंखें बंद करो तो लगता है बस सामने आ गया। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, शिनचैन की एक अलग टीम थी, डोरेमोन की एक अलग टीम थी, बट वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने कि दोनों में काम किया, एंड यू आर द वन। तो आपने डोरेमोन में भी आवाज दी है, सिंगिंग किया है शायद। सिंगिंग भी की है और एक कैरेक्टर भी रिकॉर्ड किया है, विच अच्छा, मेमोरी इज इट फील्स मी राइट नाउ। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे और हम दिखा भी देंगे। बट वो जो सिंगिंग की है, इनफैक्ट उसके लिए वो जो सॉन्ग है उसके लिए बहुत सारे बच्चे, आई कीप गेटिंग मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम कि आप प्लीज़ ये रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए ना, वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए ना, बिकॉज आई फील कि वो बहुत सारे बच्चों के लिए उस सॉन्ग के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। और अभी भी जो बहुत सारे 20-21 साल के भी जो बच्चे हैं, वो भी उनका भी बहुत इमोशनल कनेक्ट है उस हाँ, सॉन्ग के साथ। वो जनरेशन वही सब देखकर बड़ी हुई है, तो करेक्ट। तो सॉन्ग सुनाइए ना। हाँ, सो दिस वाज सबसे पहले
है प्यार, हम और तुम दोनों तो एक हैं, उसके बाद आए आशाएं, तुम हो, मैं तो मैं हूँ, आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। लवली। सो दिस इज वन सॉन्ग, और ये वीडियो में जब ये आएगा तो मैं इसको डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, बोलूंगी लाइक हो गया। हो गया, अब मत बोलना। वेरी गुड। अच्छा, आप कंपोज भी करती हैं सॉन्ग्स, है ना? तो वो उसका कैसे, मतलब आपकी ट्रेनिंग भी शायद म्यूजिक की बहुत अच्छी हुई है। जी, तो मैं 5 साल की थी जब मेरी मम्मा ने मुझे सिंगिंग में रियाज करवाना शुरू किया। हारमोनियम लेके वो बैठती थी मेरे साथ, मेहनत करती। शी इज ऑल्सो सिंगर। शी इज अ सिंगर, शी इज अ कथक डांसर, शी इज अ फिलोसोफर, शी इज एन ऑथर। उनकी कई सारी किताबें निकली हैं। शी इज अ पोएट, सो शी इज अ सोशल वर्क एंड शी इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया। फिर वहाँ से मेरी 7-8 साल की उम्र में मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग जो शुरू हुई पंडित मणि प्रसाद जी से, गुरु शिष्य परंपरा में, किराना घराना। और फिर उसके बाद बस सिंगिंग चलती रही। और बस गुरुजी इज नॉट विद अस ऑन दिस अर्थली प्लैनेट अर्थ एनीमोर, बट देन हिज जो उन्होंने सिखाया है वो मेरे साथ और मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सबके साथ, आई थिंक वो हमेशा ही रहेगा in their hearts। तो आप गाती भी हैं, कंपोज भी करती हैं? मैं लिखती हूँ, गाती हूँ, कंपोज लिखती भी हैं? वाओ। होता ये कि मुझे जो मेरे बहुत क्लोज होते हैं, तो मुझे अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना होता है तो आई फील कि एक इमोशंस को अगर मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ उन लोगों को जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, तो एक सॉन्ग से अच्छा मुझे कुछ और गिफ्ट समझ में नहीं आता। ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज करते हैं? या बिकॉज किसी के भी बर्थडे पे मेरे इमोशंस उमड़ उमड़ के आता है कि हाँ अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी बहन है, चलो ओके चलो। अच्छा, एक चीज है कि सब कुछ आसानी से होता चला गया या फिर आपको भी कुछ मुश्किल आई? क्योंकि यू आर ऑलरेडी टैलेंटेड, सब तरफ से अवेयर थी, ट्रेनिंग अच्छी थी, सब कुछ था, पर सब कुछ इजीली हो गया या फिर थी कुछ प्रॉब्लम? प्रेज लॉर्ड, मुझे कोई एज सच मुश्किलें नहीं आई इन टर्म्स ऑफ माय करियर, एस्टैब्लिशिंग माय करियर। ना ही कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ बहुत स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ी वॉइस ओवर्स के लिए, गिवन द फैक्ट कि एज सिंगर्स हमारी आवाज़ पहले से ही खुली होती है और हमें आदत होती है आवाज़ के साथ खेलने की, हम उसे कैसे भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो उस सिंगिंग आवाज़ के साथ वॉइस ओवर्स में उतरना वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब मैं सीरियसली ऊपर वाले को रोज़ धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो जितना मुझे सपोर्ट किया मेरे करियर को बनाने में। एंड आई लव माई वर्क, आई लव वॉइस ओवर्स। मुझे प्यार है इस फील्ड से, और मुझे ये फील्ड इतने प्यार से, इतनी आसानी से इस फील्ड ने, इस फील्ड के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, विच इज़ अमेजिंग। आई मीन, और ऐसा होना ही था शायद, इसी के लिए शायद आप यही लिखा था कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, बहुत सारी और पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने, यूनिवर्स ने बोला कि भाई ये करने के लिए बने हो, तुझे यही करना यही है, तुझे गाना ही है और तुझे वॉइस ओवर्स करनी है, तुझे लिखना है, कंपोज करना है, क्रिएटिव है तू। अच्छा, आपका एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है जिंदगी, आप उसको ड्राइव करते करते गा रही है, उसकी क्या स्टोरी है? तो जिंदगी, मेरे एक दोस्त हैं जिनके साथ विशाल गौतम उनका नाम है, उनके साथ हम एक दिन बैठे हुए थे और जिंदगी की जो पहली 2 लाइंस है, हुआ ये था कि कुछ हमने सोचा कि कुछ सुनाओ, कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ सिंगर, वेरी गुड सिंगर। तो उन्होंने शुरू किया, मैंने बोला ये गाना है, मैं इसको आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ, पर मैं अटक गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, सुनाओ क्या गाना है। तो ही मैंने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया, तो सुनते हैं, अगर क्या क्या पता मुझे कुछ आइडियाज़ आ जाए और मैं लिख लूँ, इसको आगे बढ़ा दूँ। तो ही स्टार्टेड सिंगिंग। शाम के ढलते ही उन्होंने पहली 2 लाइन्स गानी शुरू की, बहुत खूबसूरती से लिखी हुई। वही बेस मुझे मिला जिसके आगे मैं वो सॉन्ग कंप्लीट कर पाई कि शाम के ढलते ही रात सी जिंदगी, रात जो सोचा तो खामखा जिंदगी। इन 2 लाइन्स ने ही मुझे, और उन्होंने जो गाया, जिस तरह से उन्होंने, वो म्यूज़िक उनका था, वही म्यूज़िक और वही लिरिक्स लेकर मैंने कहा मैं आगे करती। फिर जब इसे आगे किया तो बहुत सुंदर लगा, एंड आई डिसाइडेड कि लेट्स रिकॉर्ड दिस, एंड दिस वाज मेनी इयर्स आफ्टर
दैट वन नाइट ऑफ जामिंग। अच्छा। कई कम से कम 8-9 साल के बाद मैंने उस गाने को शायद निकाला है। और वो गाना आपका इतना इंस्पायरिंग है। मेरी सिस्टर की कीमोथेरेपी चल रही थी उस वक़्त, और तब मैंने उससे शेयर किया था, और उसने वो अपनी जो टफेस्ट फेज़ ऑफ लाइफ़ है, वो उस टाइम उसने निकाला है आपके गाने सुनकर, और उन्होंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था। तो मतलब एज़ एन आर्टिस्ट आपको कई बार पता नहीं होता कि आप कितनों की ज़िंदगी पे असर डाल रहे हो, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हो, पर दैट वाज़ ग्रेट। म्यूजिक इज हीलिंग। म्यूजिक की Very की जो क्षमता है लोगों के, आजकल लोग म्यूजिक थेरेपी पर भी काम कर रहे हैं, टू साउंड थेरेपी। आपकी वॉइस भी ना बहुत सूदिंग सी है भी, और उस सॉन्ग में और भी लग रही है, बहुत कामिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो कोई गाना अभी सुनने की होगा किसी को, तो एक कुछ लाइन सुनाइए और आपका यूट्यूब लिंक भी बताइए कि वो अगर वो वहां पर जाकर सुनना चाहें। हाँ, सो दिस सॉन्ग इज ऑन माय चैनल। इफ यू सर्च यूट्यूब पे स्वस्ति SWASTI ब्रीजी वाइब्स, सो दैट्स माय चैनल नेम, और उसी के ऊपर मैंने वो सॉन्ग है। सो दिस सॉन्ग इज शाम के ढलते ही रात सी जिंदगी, रात जो सोचा तो खामखा जिंदगी। फिर इसके आगे आप YouTube के चैनल पे जाके सुनिए। तो ज़रूर जाइएगा, स्वस्ति ने आपको बता ही दिया है लिंक, तो फॉलो करिएगा और ये गाना ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, अब आपके बॉम्बे की जर्नी की बात करते हैं। मेरा पहला प्रोजेक्ट था बॉम्बे में अनुराग कश्यप सर के साथ। मैं दिल्ली से गई थी बॉम्बे, और मुझे वो प्रोजेक्ट मिला एज ए 7th AD, तो बहुत जूनियर, एकदम जूनियर वाली AD। एंड इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस, मतलब सीखने को बहुत मिला। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी somebody was interviewing me and I told them कि अनुराग कश्यप अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, तो उनसे सीखना वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि उनके आइडियाज ऐसे निकलते हैं एंड बिफोर यू नो इट इट्स गॉन, सो यू हैव टू स्टे अलर्ट एंड कैच देम कि ओ अच्छा, ओ ये आइडिया था, ओके ऑलराइट, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस, एंड दोज आइडियाज आर ब्रिलियंट। सो सीखने को बहुत मिला, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। उसके बाद एक फिल्म थी देतानी ई श्रीनिवास की, उसमें मैं असिस्टेंट, आई वाज द क्रिएटिव असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर उसके बाद नीरज वोरा के साथ मैंने उनकी टीम में कुछ टाइम काम किया था। फिर एक भीमसेन जी, जिन्होंने पहला एनिमेशन बनाया था, एक चिड़िया, अच्छा, अच्छे से सुना दीजिए। ताना चुगने आई चिड़िया, तो उनके टून्स एनिमेशन, उनके बेटे, ही वाज रनिंग इन बॉम्बे, तो मैं वहाँ गई थी इंटरव्यू देने के लिए बॉम्बे में, कि काम के लिए, कि मैं एक राइटर भी हूँ और सिंगर भी हूँ, और इस तरह से। तो भीमसेन जी जो वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला तुम गाती हो, और मुझे आज भी वो याद है, उनकी छवि दिमाग से शायद वो, उनमें और मेरे गुरुजी में जिनसे मैंने संगीत सीखा है बहुत सिमिलैरिटीज, मतलब शांत चेहरा, शांत स्वभाव, एकदम, मतलब एक ग्रैंडफादर नहीं होते हैं घर में जिनको आप देख के आप बोलते हो दादाजी और बताओ ना, किससे सुनाओ ना, ऐसी वाली उनके साथ फील आती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम गाना गाती हो, सुनाओ। मैंने सुनाया, उन्होंने बोला अपना कुछ लिखा सुनाओ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या काम करोगी, तुमको तो मैं अपने साथ काम कराना चाहूँगा, मेरे पास कुछ मेरे लिखे हुए गाने हैं, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें कंपोज करके रिकॉर्ड करो। तो उनके साथ वो कुछ टाइम काम करना इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था, इतनी क्लोजली एक इतने अच्छे इंसान के साथ, बहुत कुछ सीखने को। तो वो एल्बम कहीं सुन सकते हैं हम लोग? मुझे नहीं पता कि उसके बाद उन सॉन्ग्स पर क्या हुआ, क्योंकि I left that project, I had to move on to another project. So बैक टू योर सिंगिंग जर्नी, उसमें आपने चकदे में भी बहुत अच्छा वो कोई यहाँ नचे नचे, शहर दी कुड़िया ते गली दे गुंडे हाँ, on हाँ। 9XM, that was the reality show, singing and dancing reality show. वो गाना भी थोड़ा सा सुनाई दीजिए, और परफॉर्मेंस तो लोगों को खुद यूट्यूब पे जाके देखनी पड़ेगी, सेम चैनल। No, so this is, अगर आप स्वस्ति चकदे के नाम से ढूंढेंगे तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, जरूर देखिएगा। फिलहाल 2 लाइन सुन के चलते हैं।
कोई यहाँ आह नाचे नाचे, कोई वहाँ आह नाचे नाचे, सारे ज़ही आह नाचे नाचे, सारे जहाँ आह नाचे नाचे। औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरे यार, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार। नीति मैम इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक सिंगर। I don't know कि इस सॉन्ग में किसी दिन मेरा इंटरव्यू कर लेना। yes she is a fantastic singer। और तुम्हारे शिनचैन के साथ मैं इनकी नैनी चैन फ्रेंड हूँ और इनकी मात्सुजाका मैम भी हूँ। yes ये मेरी मातुजाका मैम भी है। मातुजाका मैम बताइए ना। अरे शिनचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे जरा शॉपिंग करने दो। आप ही ने तो बुलाया था, भूल गई क्या? प्लीज यहाँ से जाओ शिनचैन। बड़ा मजा आता है। याद आता है ना, याद आता है। going to the studio। हाँ। टाइटली भी अगर आप सोचने चले जाओ कि यार ये किया था, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। बहुत सही लगा। अच्छा डबिंग आपने पिक कैसे की, क्योंकि बाकी लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, दिग्गज आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत टेक्निकल भी है, क्योंकि आपको एट द सेम टाइम आपको टीवी स्क्रीन पे इमोशंस भी देखने हैं, स्क्रिप्ट भी पढ़नी है और राइट डायलॉग भी बोलने हैं, लेंथ भी मैच करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग चल रही होती। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई या कैसे कैचअप किया? आई थिंक वो शायद मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती हूँ। तो एज अ पर्सन माई फोकस इज मोस्टली ऑन द फन दैट आई एम हैविंग वाइल आई एम डूइंग समथिंग, कि मुझे मज़ा कितना आ रहा है इस चीज़ को करने में। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप उनके साइड में चल पाती हूँ कि हाँ ठीक है, ये भी इसको भी ठीक कर लेंगे, ये क्या नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, एक बार ही और ट्राई करते हैं, बिकॉज आई रियली इन्जॉय द प्रोसेस। सो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ भी सुनाई दे रहा है, अपनी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, और जो साथ में जो ये लोग बोल रहे हैं ये भी सुनाई दे रहा है। अब इसमें अपनी आवाज़ कैसे आइडेंटिफाई करें? प्रैक्टिस के साथ करते करते वो आई थिंक वो आदत। तो कौन से डबिंग डायरेक्टर थे जो सबसे ज्यादा आपके साथ पेशेंट रहे इनिशियल डेज में? मिस्टर देव सर तो वाज सो पेशेंट। देन इनिशियल डेज में एक दिनेश डबास थे जिनके साथ वो उन्होंने बहुत पेशेंटली कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई एक का मैं क्या नाम लूँ, आई मीन मैम इफ़ यू रिमेम्बर हमारे जितने भी डबिंग डायरेक्टर्स थे दे वो ऑल वेरी सपोर्टिव। सबके साथ है वो लाइक कि कोई बात नहीं, नए आर्टिस्ट हो, धीरे धीरे सब हर आर्टिस्ट इस जर्नी के थ्रू जाता है, जब मुश्किलें भी आती हैं, टाइम लगता है, पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक सारे ही डबिंग डायरेक्टर्स मुझे बहुत सबके साथ बहुत पेशेंटली काम हुआ, उन्होंने सबने बहुत पेशेंट। हाँ एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो एक बार वो रिकॉर्ड करते करते मैं इससे पहले वो लाइन जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही थी, सिंग करने जा रही थी, इससे पहले मैं वो लाइन सुन पाती, सडनली उन्होंने एकदम रोक दिया कि पढ़ के रिकॉर्ड कर दो। फिर वो 3-4 बारी उन्होंने, और मुझे हेडफोन्स पे कीबोर्ड की ठक 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 आवाज आ रही थी बिकॉज ही वाज गेटिंग इरिटेटेड कि अरे तुमसे हो नहीं रहा है। तो वो उस टाइम पे शायद मेरा पहली बार गुस्सा निकला था, एंड आई वाज स्टिल अ फ्रेश आर्टिस्ट, न्यू कमर इन। कॉन्फिडेंस हिल जाता है ऐसे में तो थोड़ा सा। पर मेरा वो मैंने रिएक्ट ऑपोजिट किया, इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंस हिलना मैंने हेडफोन्स निकाले, मैंने हेडफोन्स चाहिए, मैंने कहा पहले सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा। क्योंकि वो ना मेरी बात सुन रहे थे और रिकॉर्ड टेक एंड आई वाज लाइक आप पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो ही रियलाइज कि अच्छा है, मैं इसके बाद लेकिन नाम पूछ जाने से पहले पूछ लूं। कहा पहले सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऐसा भी हुआ है कि जब एक डबिंग डायरेक्टर ने पेशेंस लूज की है, बट ही वाज पुट टू हिज प्लेस। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट था। अच्छा आप वॉइस की ट्रेनिंग भी देती है, बिकॉज अभी हमारी और भी बातचीत चल रही थी कि वॉइस ओवर की ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती थी हम लोगों के टाइम पे। तो हम लोगों ने तो बस ठोकर खा के गिरते पड़ते सीखा, अपने सेल्फ लर्निंग बहुत सारी थी, दूसरों को देखकर सीखा। तो अब आप ट्रेनिंग दे रही, तो अगर आपसे कोई, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि किस तरह से वॉइसिंग के करियर में आया जाए, इस इंडस्ट्री में घुसा जाए, तो उनको क्या कहेंगी आप? और अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करे? वॉइसिंग के करियर में पहले तो ये सोचना कि मेरी, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे जिन्होंने पूछा भी है कि मेरी आवाज़ क्या ठीक है वॉइस ओवर्स के लिए,
देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जबकि आवाज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता था कि ये आवाज़ अच्छी है, कानों को अच्छी लग रही है, हम ये चलाएंगे। ये आवाज़ थोड़ी कर्कश है, थोड़ी इसमें हस्त ज़्यादा है, हम ये नहीं चलाएंगे। लेकिन अब जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, थिंग्स हैव चेंज्ड। हर आवाज़ की एक पर्सनालिटी है। एग्जैक्टली। अब उस आवाज़ से ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया जाता है कि इस आवाज़ की पर्सनालिटी कैसी है। क्या ये आवाज़, ऐसे ही आवाज़ हम कहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ पर ये एकदम खिल कर आए। खिल कर आएगी और जस्टिस करेगी। तो ये दिमाग से बच्चे निकाल दें कि मेरी आवाज़ है भी करने लायक या नहीं है। इंस्टेड अगर ध्यान देना है तो ध्यान दें अपने उच्चारण पर, प्रोनाउंसिएशन, पढ़ने पर ध्यान दें। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। अच्छी चीज़ों के जब अर्थ समझकर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कन्विक्शन आता है। करेक्ट। एंड सो हैप्पी जब ऐसा होता है ना कि जब एक साथ एक चीज एक से एग्री करते हैं कि सिंक में आता है। सो एक वो जो कन्विक्शन आता है वो पढ़ कर आता है। तो पढ़ें बहुत ज़्यादा। जहाँ लग रहा है आपको किसी चीज़ का मतलब या उच्चारण नहीं पता, पूछें अपने आसपास के लोगों से जो आपको लगता है कि मेरे शायद मैं टीचर से पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, या फिर अपने किसी पेरेंट की जिनकी अच्छी पकड़ हो भाषा पर, उनसे पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। तो पूछने पर ना झिझकें, जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना बढ़ेंगे। क्योंकि रियल लाइफ में भी बहुत सारे जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई इवल है, कोई अच्छा है, तो उसी तरह से ड्रामा में भी हर कैरेक्टर की एक अलग प्लेस होती है। तो आपकी वॉइस किस, ज़रूरी नहीं कि आपको गुडी गुडी फेरी टेल वाले कैरेक्टर्स मिल जाए। अगर आपकी वॉइस कुछ डिफरेंट है तो शायद आपके लिए भी एक डिफरेंट जगह है, आपके लिए भी एक कैरेक्टर है, तो आप सब कुछ ही ट्राई कर सकते हैं। एक लड़की थी मेरे बैच में जिसकी आवाज जैसे जो क्रूएला डेविल जैसा कोई कैरेक्टर हुआ या इविल विच वाला कैरेक्टर, उसके लिए बहुत बढ़िया आवाज थी। मतलब उसकी थोड़ी नेजल टोन थी नेचुरली। अच्छा। तो जो एक विची टोन आती है हाँ। वाली टोन जो बहुत नेचुरल कैसे आती है? ये बहुत natural। और ये होता है एक आर्टिस्ट, मतलब इंस्टेंट, आप इससे पहले सोचो आपको दिख जाता है। तो उसने बहुत कोशिश की, मैम बताओ ना मुझे अच्छे वाले भी करना है, सिंड्रेला टाइप का भी तो बनना है मुझे। मैंने कहा क्यों बनना है, दुनिया में बहुत सिंड्रेलाएं हैं। हाँ। सब प्रताड़ित हो रही है। हाँ। तुम जो कर रही हो जिसमें तुम्हारी आवाज अच्छी जा रही है वही कर, वो करो। उसके अलावा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो आवाज को और रियाज करने की, या फिर आवाज की कुछ वॉइस एक्सरसाइजेस करने की जिससे आवाज और खुल सके। अगर लग रहा है कि नेजल बॉदर कर रहा है तो किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकती हो। बट ये मत करो कि मैं ये नहीं कर सकती तो मैं कर ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अब तो कमर्शियल्स में भी आई एम सो हैप्पी टू सी कि जो मैं और जो रेडियो कमर्शियल सुनती हूँ, इनफैक्ट जो टेलीविजन कमर्शियल्स भी देखती हूँ, उनमें जो आवाज़ें आती हैं बहुत मज़ा आता है वो आवाज़ें सुनकर कि दे आर सो नेचुरल। लगता नहीं कि आप कुछ बहुत बनावटी सुन रहे हो, ऐसा लगता है कोई बगल में आपके बैठा है, आप उससे बात नेक्स्ट डोर लेडी या कोई ऐसे ही। एंड वही कनेक्शन फॉर्म होता है व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल्स की सुनने में लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट तो ये तो मुझे किसी ये हाँ, पहले अलग था समय कि एकदम बस परफेक्ट की बेसी वॉइस में एक अनाउंसमेंट जैसे कमर्शियल्स थे। अभी तो हर कैरेक्टर है और वो बहुत नेचुरल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कमर्शियल्स की बात कर रहे हैं तो आपने बिग एफएम में भी काफी टाइम काम किया है, उनके जिंगल्स, एड्स और स्टेशन वॉइस भी थी आप शायद। यस आई वाज। कैसा था वो एक्सपीरियंस? अरे इट वाज फन। मतलब सिर्फ हम तो बोलते थे कि हम बेचने के लिए बैठे हैं अपनी आवाज से, जो भी पाना है बिकवा लो। तो रूपा की बनियान ले लो से लेके OLX पे बेच दो, बजाज स्कूटर सब रिकॉर्ड किया। बट कमर्शियल्स का अपना बहुत अलग ही फन होता है कमर्शियल्स रिकॉर्ड करने का। फिर जिंगल्स के लिए भी एक वहाँ पे कॉपीराइटर थी मधुता रस्तोगी, उनके लिखे हुए भी बहुत सारे जिंगल्स रिकॉर्ड किए, खुद के भी जिंगल्स लिखे, कंपोज करके डालना। बहुत बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। एंड रेडियो का माहौल तो एकदम फन। हाँ, रेडियो में हर वक्त लगता है मस्ती हो रही है, जॉब तो कर ही नहीं रहे, बस जाओ मजे करो और आ जाओ। तो हाँ, मतलब कई बार बहुत सारे लोगों को वॉइस ओवर्स के बारे में भी ये लगता है कि मस्ती करो जाओ आ जाओ, पर दोनों फील्ड्स में बहुत मेहनत है ऑब्वियसली। हाँ, जो कि आपको मस्ती जो जिसको मेहनत करना अच्छा लगता है उसके लिए मस्ती है। यस करेक्ट। वो मेहनत तो है, तो जो मस्ती सुनाई दे रही है उसके पीछे मेहनत है। हाँ, मस्ती के साथ साथ। हाँ, सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था बिग एफएम में काम करना। हाँ, मेरा भी। रेडियो जॉकिंग हैज ऑलवेज, मतलब मैं मुझे बहुत मैं बहुत अमेज हो जाती हूँ बिकॉज स्पॉन्टेनियस होना, आई मीन
how was, I'm sorry ये मेरा इंटरव्यू है आपका नहीं, but how was it like to be so spontaneous, to respond so spontaneously to something either very silly or maybe somebody wants to know something जो कि बहुत ज़रूरी है जानना पूरे देश के लिए. यू वोंट बिलीव, हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये बोलेंगे, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ना जिस वक्त आप बोल रहे हो ना तभी कुछ एक बबल सा आता है, कुछ थॉट, और वो आप बोल भी देते हो. एंड दैट वाज इवन बेटर. जो आपने एक स्क्रिप्टेड सोच के रखा था कि मैं इस लिंक में ये बोलने वाली हूँ, वो शायद नेचुरल होता है या फिर टाइम के साथ आ जाता है. अब जैसे हमें भी बात करनी, तो हमने सोचा तो नहीं ना कि हम क्या बात करने वाले, बट इट्स कमिंग आउट सो वेल. You can take a radio jockey out of the studio, हाँ, but you दैट इज cannot माई डे ऑफ. audio out of the radio jockey. हाँ 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 मैं हूँ radio jockey हूँ. हाँ. No, but I'm to stay updated because obviously current affairs से लेके politics हर चीज you have to be so updated. हाँ ये है, यू हैव टू रीड अ लॉट. तो Anybody who is interested in also making a career in not just voiceovers but radio artists रीड अ लॉट. need हाँ, to be आप fully अपना फन नहीं बना सकते, क्योंकि आप हजारों लाखों लोगों को आप एक सीधे बात कर रहे हो. कभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है तो आप स्टूपिड नहीं साउंड कर सकते. तो हाँ, updated. बहुत ऑन गार्ड रहना पड़ता है, तो खुद को भी कंट्रोल करके और जो आपके कॉलर्स हैं उनको भी कंट्रोल करके, नहीं तो कई बार थोड़ा सा हाँ. ऑफ चला जाता है. बहुत- अच्छा, लाइव से ये याद आया कि ऐसा नहीं है कि आपने लाइव नहीं किया, आपने बहुत सारे लाइव सिंगिंग के शोज किए हैं. मैंने वो भी पिक्चर्स में देखे और मैं अपने ऑडियंस को भी दिखाऊंगी. तो लाइव का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? I love stage. मतलब मुझे स्टेज बहुत पसंद है. कैमरा के सामने मुझे पसंद इतना नहीं है, बट स्टेज के ऊपर अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए तो मतलब मैं गा सकती हूँ 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिना रुके. इतना पसंद है मुझे स्टेज. जितने भी मैंने लाइव शोज़ किए ज़्यादातर मैंने सूफ़ी गाने गाए हैं. उनमें सूफ़ी सेमी क्लासिकल इस तरह के जॉनर के गाने गाए हैं लाइव शोज़ में. लेकिन उसकी जो ऑडियंस होती है ना, वो एक अलग ही वो सुनने वाली ऑडियंस होती है. आई फील कि जो लोग लाइव जो सूफ़ी और इस तरह के जो म्यूज़िक संगीत सुनने के लिए आते हैं, सूफ़ी संगीत सुनने के लिए, वो बहुत अलग तरह के लोग होते हैं. उनकी वो आते ही हैं कि हम बैठेंगे और अच्छा सुनेंगे. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है एक सिंगर के ऊपर कि अगर मैं स्टेज पर हूँ और मुझे पता है कि मेरे सामने लोग सुनने वाले आए, तो मुझे उसको जस्टिफाई करना है. तो रियाज़ ऑब्वियसली तगड़ा होना चाहिए आपका. कॉन्स्टेंटली रियाज़ करने होने चाहिए. आपके साथ आपकी जो म्यूजिशियंस हैं, जो आपकी संगत में जो लोग आपको दे रहे हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए कि पता चला कि आपकी तबले वाले से नहीं बनती. अब तबले वाले ने बोला मैं दूंगा तिहाई. ताल अलग आ जा रही, सुर अलग जा रहे हैं. अब गा. हाँ, इट्स अ टीम वर्क. टीम वर्क. तो और आप स्टेज पे जाके टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हो, है ना? वही अलग फील आता है. जस्ट मी एंड माय ऑडियंस. तो एंड आप गए ही उस इंटेंशन से हो कि आज कुछ अच्छा, लेट्स गिव समथिंग. एक क्रिएटिव जो इंसान है, एक आर्टिस्ट है, उसका शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होता है कि आपका काम लोगों को पसंद आए, है ना? तो आपको आपका काम वैसे बहुत लोगों को पसंद आया, काफी सारे अवार्ड्स आपको मिले. उस जर्नी के बारे में बताइए. कुछ अवार्ड्स, किस काम के लिए, को क्या अवार्ड था, वो सब पे. मुझे अभी एक मिला था अवार्ड, अहिल्या बाई होलकर अवार्ड, म्यूजिक और आर्ट्स की फील्ड में. एंड वो बहुत मतलब बहुत ऑनर की बात है कि वाओ इंडिया, वेलबींग ऑफ वुमेन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं. उसमें बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स भी जुड़ी हुई हैं. इनफैक्ट वो दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है. तो दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम, ईस्ट दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की जो हेड है डॉक्टर शारदा जैन, उनका और मेरी माता जी का भी बहुत क्लोज कनेक्शन है. उनके साथ एक बचपन से ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है. प्लस मैंने वाव इंडिया के लिए और दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट DGF के लिए काफ़ी शोज़ भी किए हैं, चैरिटी शोज़ किए हैं. तो वो मेरी जर्नी बचपन से देख रही हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी से उन्हीं के पास मेरे आई हैड सम हार्मोनल इश्यूज. मुझे कोई भी दिक्कत हो कि आंटी आई Angel. हेल्प. सो शी इज़ बीन दैट एंजल टू हेल्प मी आउट इन अ लॉट ऑफ वेज. उन्होंने जब ये प्रपोज किया कि भाई देखो हम तुम्हें इस बार अवार्ड देना चाहते हैं, तो मुझे आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि ठीक है, मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ. मैंने अपनी फील्ड में जो काम किया वो मैंने अपने लिए किया है और अपनी खुशी के लिए किया है. क्या ये अवार्ड डिज़र्व करता है? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करता. और
क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करके तुम इस चीज और आपके काम ने, जैसे मैंने कहा ना, बहुतों की लाइफ अफेक्ट की है, उन्हें सुकून दिया है। तो हाँ, ये मतलब क्या, थैंक यू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरी काम से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आता है कहीं भी। पर जब ये अवार्ड मिला तो आई वाज, मतलब मुझे 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 मैं और हम्बल हो गई इस अवार्ड के बाद कि इतनी बड़ी चीज़ है जब आपके साथ लग जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं, मुझे फील होता है कहीं ना कहीं आप हम्बल हो जाते हो कि आपको लगता है यार ठीक है, आई एम जस्ट थैंकफुल, जस्ट ग्रेटफुल कि ऐसे लोग हैं जो ये पहचानते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो किया अच्छा किया है। नाइस। अवार्ड्स के लिए मैं बहुत कम ही बोल पाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी, मैं शायद बहुत कम लोगों से ये शेयर भी करती हूँ। मेरे आसपास में बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि मुझे अवार्ड्स मिले हैं। जो मेरे बहुत करीब हैं उनको ये बात पता है कि हाँ मुझे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मैं शेयर भी बहुत कम करती हूँ कि हाँ इट्स लाइक मुझे भी जैसे अभी पता चल रहा है, तो क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में कि ठीक है अवार्ड मिला, अच्छा लगा, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। पर आज इस पॉडकास्ट के जरिए सबको पता चलेगा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल स्वस्ति कि आप यहाँ पर आई और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगी अपनी इस बातचीत से। और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, नए नए गेस्ट हैं, उनके बारे में आपको पता चलता रहे। और अगर किसी ख़ास गेस्ट से आप मिलना चाह रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमारी कोशिश रहेगी उन्हें भी अपने पॉडकास्ट में बुलाने की। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you for having me over. Bye.